व्हाट्सअप भाई लोग हम बहन लोग। आज के वीडियो में हम ये देखेंगे कि हमें कस्टमर को कैसे समझना है, कैसे आइडेंटिफाई करना है। जो लोगों का सिर्फ ब्लॉग है उन लोगों के लिए जब मैं कस्टमर बोलूँगा तो ये उनकी वो ऑडियंस है या वो ट्रैफिक है जो उनकी वेबसाइट पे बार बार विजिट करेगा। तो बेसिकली ये उनका वो टारगेट ऑडियंस है। बहुत बार हमने सुना होगा कि आपको एक ऑडियंस, एक टारगेट कस्टमर हमेशा आपको अपने माइंड में रखना चाहिए, अपने ब्लॉग के लिए, अपनी वेबसाइट के लिए, अपने प्रोडक्ट्स के लिए। बट बहुत कम लोग ये जानते हैं कि आपको उस चीज़ को अप्रोच कैसे करना है। और दूसरी चीज़ जो है, एक स्ट्रॉन्ग कीवर्ड स्ट्रैटेजी बनाने के लिए आपको ये हमेशा पता होना चाहिए कि आपका कस्टमर कौन है, आपकी ऑडियंस कौन है, आपकी ऑडियंस क्या सर्च कर रही है। अपने कस्टमर को समझना आपकी कीवर्ड स्ट्रैटेजी बनाने का पहला स्टेप है। तो ये चीज़ को ध्यान में रखते हुए हम आज का वीडियो शुरू करते हैं, जिसमें मैं बात करूंगा कि कैसे आप अपने कस्टमर को, अपनी ऑडियंस को, अपने जो स्पेसिफिक टारगेट है उसको और अच्छे से समझ सकते हो और उसके अकॉर्डिंगली आप अपने कीवर्ड स्ट्रैटेजी या कीवर्ड रिसर्च कर सकते हो। तो भाई पहला स्टेप जो है अपने कस्टमर या अपने टारगेट ऑडियंस को समझने के लिए, उस चीज़ को हम बोलते हैं डेमोग्राफिक फैक्टर्स की लिस्टिंग। इसमें जो आपको आपकी स्क्रीन पे दिख रहे हैं ये वाले फैक्टर्स आते हैं। तो आपको सिंपल सी चीज़ करनी है, एक पेन पेपर लेके बैठ जाओ, इन फैक्टर्स को लिख लो और सोचो अपनी वेबसाइट को देख के, या अगर आप कोई स्पेसिफिक प्रोडक्ट बेच रहे हो उस चीज़ को ध्यान में रखते हुए कि ये मेरा जो कंटेंट मैं बना रहा हूँ वो किसके लिए है, और या जो मैं प्रोडक्ट बेच रहा हूँ वो चीज़ किसके लिए है, वो किस स्पेसिफिक ऑडियंस, किस एज ग्रुप, किस जेंडर, ये किस क्या काम करता है, वो कितनी इनकम है, उन रिस्पेक्टिव फैक्टर्स को ध्यान में रखो और लिस्ट डाउन करो। इससे दो चीज़ें होंगी। पहला ये कि आप अपने कस्टमर को बहुत जल्दी समझ पाओगे और आपको पता लग जाएगा कि उनको वो लोग एग्जैक्टली है कौन और कैसे उनको अप्रोच करना है। जो दूसरी चीज़ है वो है गोल्स एंड वैल्यू की। ये होगी हमारी सेकंड लेयर। तो पहले बात कर लेते हैं गोल्स की। अभी हमने समझ लिया है कि हमारी ऑडियंस क्या है, वो उनके डेमोग्राफिक फैक्टर्स क्या है। तो उस फैक्टर्स वाले बंदों के या उस फैक्टर्स वाले ग्रुप का एक गोल होता है। अगर समझो आप एक कॉलेज स्टूडेंट, अगर आपकी टारगेट ऑडियंस आपने ढूंढी अपने पहले डेमोग्राफिक फैक्टर से, तो उस बच्चे का गोल क्या होगा? अच्छी प्लेसमेंट चाहिए, स्किल्स इंप्रूव करनी है, उसके बाकी इंटरेस्ट हो सकते हैं, म्यूजिक हो सकता है, वर्किंग आउट हो सकता है। तो रिस्पेक्टिवली आप सोचो कि ये मेरी अगर टारगेट ऑडियंस है तो वो लाइफ में या इंस्टेंटली वो क्या अचीव करना चाहती है। प्रोफेशनल गोल्स में वो सारे गोल आ जाएंगे जो उसको कुछ अचीव करने के लिए चाहिए होंगे। पर्सनल गोल्स में वो चीज़ें आ जाएंगी जो वो अपने अंदर खुद इंप्रूव करना चाहता होगा। आगे चलेंगे और बात करेंगे हमारी थर्ड लेयर की, जिसको हम बोल रहे हैं वैल्यूज की। अब ये वैल्यूज क्या है और ये क्यों इंपॉर्टेंट है, ये चीज समझ लेते हैं। वैल्यूज बेसिकली वो है कि आपके जो टारगेट ऑडियंस है उसकी अपब्रिंगिंग कैसी है, वो अपने गोल को अचीव करने के लिए ये वाली वैल्यूज का यूज करने वाला है। ये आपको एज अ मार्केटियर या एज अ ब्लॉगर क्यों समझना जरूरी है? बिकॉज यही चीज है जो आपकी ऑडियंस है उनको आपसे, आपके कंटेंट से, आपके प्रोडक्ट से कनेक्ट कराएगी। अगर आपको आइडा मॉडल के बारे में पता है, अटेंशन, इंटरेस्ट, डिजायर और एक्शन वाले मॉडल के लिए, तो जो हमारा सेकंड फेज है कॉल्ड एज इंटरेस्ट, उस चीज को वो इंटरेस्ट डेवलप कराने के लिए आपको सामने वाले की वैल्यू समझना जरूरी है। एक बार आप फिगर आउट कर पाओगे कि भाई इसकी क्या वैल्यू है, वैल्यूज में आ जाती है उसकी कि मतलब भाई उसको काम अच्छे से करना पसंद है, वो हार्ड वर्किंग है, स्मार्ट वर्कर है, जुगाड़ू है, या ट्रूथफुल है, मतलब जो भी काम करेगा उसमें धोखेधारी नहीं करेगा। इस एंगल, और तो ये चीज समझ के आपको इस एंगल से अपने प्रोडक्ट्स और इस एंगल से अपना कंटेंट आपको लिखना पड़ेगा। चलेंगे तो जो चीज आपको, ये तीन चीजें तो हमने समझ ली।
अब हमें जो चौथी चीज का ध्यान देना है अपनी टारगेट ऑडियंस के बारे में, वो है कि वो कौन सी बुक्स पढ़ती हैं, कौन सी मैगजीन्स पढ़ती हैं, कौन से ब्लॉग्स वेबसाइट फ्रीक्वेंटली विजिट करती हैं, कुछ कॉन्फ्रेंसेज हैं या कुछ टेक्निकल चीज़ें हैं जो वो पढ़ना पसंद करती हैं। ये सब आपको वापस से सोचना पड़ेगा। बट अगर आप पहली 3 चीज़ें फिगर आउट कर पाओगे तो ये जो 5 चीज़ें मैंने लिखी हैं, ये चीज़ें फिगर आउट करना बहुत ही ईजी हो जाता है। एग्जाम्पल के लिए अगर मैं ले लेता हूँ, एक इंजीनियरिंग स्टूडेंट का एग्जाम्पल ले लेते हैं, तो हमने समझ लिया कि उसका गोल है फाइनल, समझो उसको टीसीएस में प्लेसमेंट चाहिए। उसकी वैल्यूज ऐसी हैं कि जो भी काम वो करेगा बहुत अच्छे से शिद्दत से करता है। अब सोर्सेज ऑफ इंफॉर्मेशन में आए तो टीसीएस में प्लेसमेंट उसको मिल जाए, इसके लिए वो कौन सी वेबसाइट विजिट करेगा? वो ऐसी वेबसाइट विजिट करेगा जहाँ पे उसको उस कंपनी से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन मिले, जहाँ पे वो उसको जो बेसिक स्किल्स चाहिए टीसीएस में घुसने के लिए उसके बारे में पता लग जाए। वो ऐसे सेमिनार्स अटेंड करेगा जहाँ पे प्री प्लेसमेंट टॉक्स हो रही हैं, प्री इंटरव्यूज हो रहे हैं। बाकी वो ऐसे ब्लॉग्स और वेबसाइट्स पे रीच आउट करेगा या ऐसी चीज़ें ढूंढेगा जो टीसीएस से रिलेटेड हैं कि वहाँ पे भाई इंटरव्यू में क्या क्वेश्चन पूछते हैं। तो ये हो गई हमारे, अगर आप ध्यान से देखोगे तो हमने कैसे ट्रैक कर लिया कि भाई एग्जैक्टली उस बच्चे को क्या क्या चीजें चाहिए होंगी। तो ये चीजें ध्यान में रखते हुए हम अपने लास्ट पॉइंट पे चलेंगे, जो है चैलेंजेस एंड पेन पॉइंट्स वाला पॉइंट। तो मैं एक काम करता हूँ, ये टीसीएस वाले बच्चे का ही एग्जांपल ले लेता हूँ। तो अभी इसने भाई इंफॉर्मेशन तो पूरी बढ़िया सर्च कर ली है, तो इसके चैलेंजेस क्या हो सकते हैं? उसका चैलेंज उसको ये लगेगा सबसे पहला कि भाई मेरे को अपनी जो स्किल है, जो लोग बोल रहे हैं, जो क्वेश्चन पूछ रहे हैं, जो टेक्निकल नॉलेज इंटरव्यू में पूछ सकते हैं, जो भाई एप्टीट्यूड टेस्ट में टफ क्वेश्चन आ सकता है, उसके लिए मेरे को प्रिपेयर्ड रहना है। पेन पॉइंट क्या हो सकता है? भाई मेरे पीयर ग्रुप में बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे बच्चे स्कॉलर बच्चे होते हैं जिनको सब कुछ पता होता है। वो मेरे पेन पॉइंट्स बन गए एकदम से कि मेरे को डर रहेगा कि ये भाई मुझसे कहीं आगे ना निकल जाए, या इनका सिलेक्शन तो भाई होना ही है। ऑब्जेक्शंस में क्या रहता है? ये आ जाता है आपके कंटेंट और आपके प्रोडक्ट से रिलेटेड। अगर आप उसको ऐसा पैक दे रहे हो, अगर आप बोल रहे हो मैं जीडी कंडक्ट कराऊंगा, इंटरव्यू कराऊंगा, बट आप उसका प्राइस बहुत हाई रख रहे हो, या अगर आप अपने कंटेंट की बात करें तो आप कुछ ऐसा लिख रहे हो जो उसके फाइनल गोल से उस चीज़ को हटा रहा है। मतलब आपने लिख दिया भाई टीसीएस तो गवर्नमेंट जॉब की तरह है, यहाँ जाने की ज़रूरत नहीं है, बट भाई आप समझ नहीं रहे कि उसको जाना ही वही है। तो ये हो गई उसके जो बेसिक जो गोल था, आपने उसको ही तोड़ दिया। तो ये हो गई आपकी ऑब्जेक्शंस। तो इन चीज़ों को आप समझो। तो बेसिकली जो मैं 5वें पॉइंट को अगर सिंप्लीफाइड वर्जन में बोलूं, ये है आपका सोल्यूशन प्रोवाइडिंग स्टेज। ये चीज़ आपने अगर मास्टर कर ली तो आपकी ट्रैफिक, आपकी ऑडियंस, आपके जितने मैट्रिक्स हैं वो भाई आने ही आने हैं। तो ये हो गई हमारे कस्टमर की पूरा स्टेप समझने की जर्नी। अब जो लास्ट में 1 सेकंड की बात करूंगा कि ये क्यों इंपॉर्टेंट है कीवर्ड रिसर्च के लिए। तो अगर आपने ध्यान से सुना होगा तो इससे हमें बेसिकली क्या क्या मिला? हमें मिला कंटेंट आइडियाज, हमें मिले कि हमारे कस्टमर क्या चीज़ सर्च कर रहे हैं, हमें पता लगा कि हमारे कस्टमर से कनेक्ट करने के लिए हमें क्या चीज़ें यूज़ करनी है। ये सारी चीज़ों का मिक्सचर होके ही आप रिस्पेक्टिव कीवर्ड्स ढूंढोगे, आप अपनी कीवर्ड लिस्ट बनाओगे, आप सोचोगे कि मेरे कस्टमर्स को कौन कौन से कीवर्ड वो डाल के सर्च करेंगे। इनसे आपको आइडिया मिल जाएगा कि आपको क्या डालने हैं, आपको कौन से कीवर्ड्स टारगेट करने हैं। तो आई होप ये आपको समझ आ गया होगा। कोई भी रिलेटेड डाउट हो तो नीचे कमेंट सेक्शंस में पूछ लो। आगे के वीडियोस में हम सीखेंगे कि अपनी कीवर्ड लिस्ट कैसे बिल्ड करनी है, और डिफरेंट टूल्स जो अवेलेबल है मार्केट में, उसमें से कुछ प्रोमिनेंट टूल्स के बारे में हम पता करेंगे। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। इस वीडियो को लाइक कर लो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, एंड डू शेयर इट विद योर फ्रेंड्स। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।